नमस्कार, मैं हूं उदय। IND24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज की टॉप बड़ी खबरें। सिंगापुर के राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने वाला चौथा देश बना है। शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होगी। आपको बता दें कि महाकुंभ का आज चौथा दिन है और श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। दिल्ली चुनाव से पहले कांग्रेस ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में सीएम धामी भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के बच्चे। लॉस एंजल्स में करोड़ों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। दिल्ली समेत 6 राज्यों में भारी बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। आपको बता दें कि डॉक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में 2 स्पेस स्टेशनों को, यानी कि 2 ऐसे उपकरण होते हैं जो कि अंतरिक्ष में या सैटेलाइट की हम बात करें उनको आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। डॉक यानी होता है आपस में जोड़ना। जब भी कोई भारत से या किसी भी देश से कोई भी अंतरिक्ष यान जब अंतरिक्ष में जाता है और वो अंतरिक्ष स्टेशन से कनेक्ट करता है या किसी भी सैटेलाइट से कनेक्ट करता है तो उस टेक्नोलॉजी को डॉक करना कहते हैं। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे हैं। इसरो ने बताया कि 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को पूरा किया गया है। मिशन की कामयाबी पर चंद्रयान-4 गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मिशन से निर्भर थे। चंद्रयान-4 मिशन में चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। वहीं गगनयान मिशन में मानव को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रात 10 बजे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन लॉन्च किया था। इसके तहत PSLV C-60 रॉकेट से 2 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 470 किलोमीटर ऊपर डिप्लॉय किए गए। 7 जनवरी को इस मिशन में दोनों स्पेसक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाना था, लेकिन इसे टाल दिया गया। फिर 9 जनवरी को भी तकनीकी दिक्कतों के कारण डॉकिंग टल गई। 12 जनवरी को स्पेसक्राफ्ट को 3 मीटर तक पास लाने के बाद वापस उन्हें सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया था। भारत अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इस पे डॉक्स मिशन में कैसे नजदीक आए दोनों स्पेसक्राफ्ट, ये भी आपको बता दें कि 30 दिसंबर को PSLV C-60 रॉकेट से 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए। डिप्लॉयमेंट के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार 28,800 किलोमीटर प्रति घंटे हुई। ये रफ्तार बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा थी। दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच सीधा कम्युनिकेशन लिंक नहीं किया गया। इन्हें जमीन से गाइड किया गया। दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे के करीब लाया गया। 5 किलोमीटर से 0.25 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करते समय लेजर रेंज फाइंडर का उपयोग किया गया। 300 मीटर से 1 मीटर की रेंज के लिए डॉकिंग कैमरे का इस्तेमाल हुआ। वहीं 1 मीटर से 0 मीटर तक की दूरी पर विजुअल कैमरा उपयोग में लाया गया। सक्सेसफुल डॉकिंग के बाद दोनों के बीच इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर दिखाया जाएगा। आपको बता दें कि फिर स्पेस क्राफ्ट्स की अनडॉकिंग होगी। दोनों अपने अपने पेलोड के ऑपरेशन को शुरू करेंगे और करीब 2 साल तक ये इससे वैल्यूएबल डेटा मिलता रहेगा। तो डॉकिंग के लिए अलग अलग दूरी पर अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहडोल मोहरी 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश की कई विशेषताएं हैं। यहां निवेश से संबंधित सभी सेक्टर्स की पॉलिसी बहुत अच्छी है। साइबर तहसील का भी फायदा उद्योगों को मिलता है। डीम्ड अप्रूवल की सुविधा हम मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। इसके साथ ही जन विश्वास बिल लाने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। कॉन्क्लेव के लिए 5,000 निवेशकों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। सीएम यहां उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से लगभग 40 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शहडोल पहुंचेंगे। साथ ही स्थानीय निवेशक भी शामिल हो रहे हैं। तो बता दें कि शहडोल के इंजीनियरिंग कॉलेज के मुख्य हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। विशेष रूप से खनिज उद्योग, सौर ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर बातचीत होगी। कॉन्क्लेव में ACC सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
हमारे किसी भी इन्वेस्टर समिट में अपने प्रदेश भर में अलग अलग भूमि पूजन लोकार्पण हर महीने होते हैं। इसलिए ये इन्वेस्टर समिट एक कर्मकांड की तरह नहीं है, एक्चुअल काम की तरह है और उसी का परिणाम है। अलग अलग स्थानों पर जैसे पिछले समय हम सागर में इन्वेस्टर समिट करके आए, वैसे तो 4-5 है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से 2-2 लोगों से बात करते रहेंगे। हमारे बीच मेसर्स प्रवीण पांडे जी हैं क्या? नमस्कार पांडे जी, आपका स्वागत है। और हमारे नमस्ते सर। नमस्कार। सागर में आप क्या वे फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं? जी सर। आपको बधाई। जी सर। आसिफ खान भी बैठे हैं क्या पास में? सर नमस्कार। नमस्कार। क्या द रॉयल फूड्स के नाम की भूमि पूजन हो रहा आपकी फैक्ट्री का? जी सर। बहुत बधाई आपको मेरी तरफ से। ये मान के चल रहा हूँ कि मैं आपके बीच ही हूँ। पूरे प्रदेश के औद्योगिकरण को लेकर के हम जो संकल्प कर रहे हैं, आज प्रतीक रूप से मैं आप दोनों जगहों का बैठिए, आपको बधाई है ना, बहुत बधाई। नमस्कार सर। नमस्कार। ये पहली इंडस्ट्री है कि पहले भी काम किया आपने? सर ये एक यूके बेस्ड कंपनी है जिसकी यहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ, तो उनका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। कितने का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं? 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सर। बहुत अच्छा, ताली वाली बजा भैया। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर नमस्ते। प्रकाश जी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत अच्छा। आप क्या फूड प्रोसेसिंग लगाएंगे? सर पिछले 5 वर्षों से हम उज्जैन शहर में कार्य कर रहे हैं। भारत की समृद्धशाली जो प्राचीन परंपरा है जिसके तहत कच्ची घानी के शुद्ध तेल हम बनाते हैं और अच्छा। आपके आशीर्वाद से हम अब ताजपुर इंडस्ट्रियल एरिया में लगभग 10,000 स्क्वायर फीट पे काम शुरू कर रहे हैं। अप्रैल में चालू हो जाएगा सर। चलिए बधाई। राहुल सिंह जी, फूड प्रोसेसिंग, राहुल एंटरप्राइजेस। किधर है राहुल भी? नमस्कार साहब। अच्छा, सबको लाइन से बिठा दिया वहीं, चलो कोई बात नहीं। जी सर। जोरदार ताली बजाएं भाई इनके लिए भी। नमस्कार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत अच्छा आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें छोटे छोटे निवेशकों को भी बोलने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है। मैं उमरिया डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो माननीय कलेक्टर महोदय DK जैन साहब बहुत अच्छा सहयोग करते हैं प्रत्येक चीज़ में, और हमारे सारे अधिकारी बहुत अच्छी तरीके से सभी उद्योगपतियों का बहुत अच्छे से सहयोग करते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। बहुत अच्छा। प्रयागराज में महाकुंभ का आज चौथा दिन है। प्रतिदिन करोड़ों की संख्या भक्तों ने संगम पर स्नान किया। भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। आज इस्कॉन की शोभा यात्रा में विदेशी श्रद्धालुओं ने जमकर डांस किया। हरे राम हरे कृष्ण भजन पर विदेशी झूमते दिखे। साथ ही संगम में आज चौथे दिन दोपहर तक 10 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 13 जनवरी से अब तक देश विदेश से आए करीब 6 करोड़ 10 लाख श्रद्धालु संगम में आज तक की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा तैयार टेंट सिटी 30 जनवरी तक फुल हो गई है। और आपको बता दें कि इस बीच प्रयागराज में ठंड ने दस्तक दी है। सुबह का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान के चलते सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। दिन में हल्की धूप खिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। बादल छाए रहने की आशंका भी जताई जा रही है। तो प्रयागराज में महाकुंभ का आज चौथा दिन है और प्रतिदिन करोड़ों की संख्या में भक्त संगम पर स्नान कर रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ वहां देखने को मिल रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से जनता से कई वादे किए जा रहे हैं। हर राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर ये चुनाव जीतना चाहता है। यही कारण है कि कई तरह की घोषणाएं भी की जा रही हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि अगर वह दिल्ली में सत्ता में आई तो राष्ट्रीय राजधानी के निवासियों को 500 रुपये में LPG गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन किट और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी। ये घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। बता दें कि रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस अगर दिल्ली में सत्ता में आती है तो वे अपनी 5 गारंटी पूरा करेगी। कांग्रेस ने 6 जनवरी को अपनी
प्यारी दीदी योजना की घोषणा की थी, जिसमें सत्ता में आने पर दिल्ली के महिलाओं को 25 रुपये मासिक आर्थिक सहायता देने का वादा किया था। पार्टी ने 8 जनवरी को जीवन रक्षा योजना की घोषणा की, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने का वादा किया। पार्टी ने रविवार को दिल्ली में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 1 साल तक हर महीने 8,500 रुपये देने का भी वादा किया। दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 5 फरवरी को होगा और मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए जो तेलंगाना में हम लागू करके दिखाए और दिल्ली में भी लागू करेंगे कांग्रेस पार्टी। इसीलिए दिल्ली जनता को मैं गुजारिश करता हूं, इस चुनाव में, इस राज्य चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिता दो। जो 5 गारंटी हम लोग लागू कर देंगे। हम जो ये 300 यूनिट लोगों को देने का काम करेंगे वो डायरेक्ट उनके खातों में पैसे जमा कर डीबीटी के द्वारा उनके खातों में जमा कर कर इसको ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करेंगे, बजाय हम डिस्कॉम्स के थ्रू इस पैसे को सीधा देना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर चाकू से हमला किया गया। घटना सैफ के मुंबई के खार में बने अपार्टमेंट में बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे हुई। एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह चाकू लगा था। सैफ पर हुए हमले के बारे में मुंबई पुलिस ने बताया कि बुधवार की देर रात 2 बजे एक अज्ञात शख्स एक्टर के घर में घुसा और वहां मौजूद नौकरानी से बहस करने लगा। सैफ अली खान ने दोनों के बीच आकर शख्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में शख्स ने सैफ अली खान पर ही अटैक कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। इसी दौरान उसने सैफ पर धारदार हथियार से 6 बार वार किया। हालांकि एक्टर की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर ने बताया कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा था और फ्लूइड भी लीक हो रहा था। सर्जरी करके इसे निकाला गया है। एक्टर के बाएं हाथ पर 2 गहरे घाव थे और गर्दन पर भी गहरी चोट थी। इनकी प्लास्टिक सर्जरी की गई है। अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है। आपको बता दें कि रात करीब 2 बजे हमला किया है। तो एक शख्स और नौकरानी के बीच विवाद हो रहा था और इसी बीच एक्टर दोनों के बीच पहुंचते हैं, शख्स को समझाने की कोशिश करते हैं और इसी दौरान आपसी विवाद में शख्स एक्टर पर चाकू से हमला कर देता है। Saif Ali Khan was admitted in the morning 2 a.m. at Leelavati Hospital with alleged history of assault by some unknown person. He sustained major injury to the thoracic spinal cord due to lodged knife in the spine. Surgery was performed to remove the knife and also repair the leaking spinal fluid. 2 other deep wounds on his left hand and one on the neck was repaired by plastic surgery team. He is completely stable now. He is recovering well and out of danger. एक एक्यूज्ड एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। एक्यूज्ड फायर एस्केप का यूज़ करके इनके घर पे गया था। ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज्ड को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है। ऑफेंस रजिस्टर हो चुका है बांद्रा पुलिस स्टेशन में। दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। बताते कि दिल्ली में चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम भी शामिल है। सीएम धामी दिल्ली में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में 60 से अधिक जनसभाएं की हैं और जहां भी सीएम धामी की जनसभाएं हुई हैं वहां के परिणाम बेहतर आए हैं। और दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी आवास यानी कि निवासरत है और मुख्यमंत्री के दिल्ली में प्रचार करने से बहुत बड़ा फायदा भाजपा को होगा। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव का प्रचार समाप्त होने के बाद सीएम धामी दिल्ली में जनसभाएं करने के साथ ही जनसंपर्क भी करेंगे।
तो बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी केवल उत्तराखंड के नेता नहीं है बल्कि पूरे देश के नेता हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 के संपन्न हुए उसमें भी उनकी देश भर में 60 से अधिक सभाएं उनकी हुई हैं और ये देखने में आया कि जहां जहां पुष्कर सिंह धामी जी ने सभाएं की हैं वहां के परिणाम भी अच्छे आए। इसके बाद जो बीच में राज्यों के चुनाव हुए हैं, महाराष्ट्र के चुनाव हुए हैं, हरियाणा के चुनाव हुए, जहां जहां झारखंड में भी हुए, जहां जहां के चुनाव हुए हैं उन चुनाव में एक जनता में उनके प्रति गहरा लगाव देखा गया है और जिन सीटों पर वो विधानसभा के उपचुनाव में भी गए वहां भी परिणाम अच्छे आए। तो निश्चित रूप से दिल्ली के जो चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में उत्तराखंड की बहुत बड़ी आबादी निवास करती है और अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो 25 लाख से अधिक मतदाता दिल्ली में निवास करते हैं। तो मुख्यमंत्री धामी जी को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। तो धामी जी के दिल्ली में प्रचार करने से एक बहुत बड़ा परिणाम वहां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में बच्चों को तनाव से निपटने के गुर सिखाते हैं। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जिसमें से एक प्रक्रिया के तहत चयन किया जाता है। इस बार देहरादून से फूलचंद नारी शिल्प कन्या बालिका इंटर कॉलेज की 11वीं कक्षा की छात्रा प्रीति तपाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। विद्यालय शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि राज्य का कोटा 2 बच्चों का था, जिनमें से प्रीति तपाली का चयन हुआ है। साथ ही एक अन्य बच्चे का भी चयन किया गया है। तो देहरादून के बच्चे अब परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से बच्चों से बातचीत करते हैं और उनको किस तरह से परीक्षा में तनाव मुक्त रहना है, इसके साथ ही तमाम विषयों पर भी चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा का 8th एडिशन जो है वो अभी इस पे कार्रवाई चल रही है और इसमें हमारे स्टेट से 2 स्टूडेंट्स का कोटा है और इसमें लगभग 2,98,000 छात्राओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करा लिया है। जो टोटल एनरोलमेंट हमारे स्टेट का जो टारगेट था वो 12 लाख था, तो उसके अगेंस्ट लगभग 3 लाख यानी 2,98,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो उसमें चूँकि स्टेट का कोटा 2 स्टूडेंट्स का था तो उसमें से एक स्टूडेंट को 12 तारीख को भारत सरकार में बुलाया गया था, तो जिसके तहत फूलचंद नारी शिल्प इंटर कॉलेज की एक कक्षा 11 की छात्रा है प्रीति करके, उसको सिलेक्शन किया गया था, उसको वहाँ भेजा गया था और जो वहाँ पे टॉपिक था वो बिल्डिंग फोकस एंड मेमोरी द स्पोर्ट्स मेंटालिटी था। तो उस पर चर्चा के लिए उसको वहाँ बुलाया गया था और इसके बाद अब हमें फाइनल करके जो है एक छात्र या छात्रा का चयन और करना है। जो भी डेट वहाँ से डिसाइड होगी तो उसमें उसको सिलेक्ट करके यहाँ से भेजा जाएगा। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। बड़े बड़े सितारों और बिलियनियर के घर इसी शहर में और वो इसी शहर में रहते हैं। इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होते देखता रह गया। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों में ही इस आग ने लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया। यह रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। पिछले 7 दिनों से यानी कि 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। इसी के साथ ये सुलगता सवाल भी उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इस आग के आगे बेबस है। तो बता दें कि लॉस एंजलिस के जंगल में लगी भीषण आग के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ है। लाखों लोग बेघर हो गए हैं। लाखों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है और कई लोगों के मरने की खबर भी सामने आई है। तो 20 से ज़्यादा लोग इस आगजनी की घटना में मारे जा चुके हैं। कई वन्य प्राणियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो लगातार
दमकल की गाड़ियां हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी आग बुझाने के प्रयास करते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन ये आग लगातार भड़कती जा रही है। कई घरों को इस आग ने भारी नुकसान पहुंचा है। तो हॉलीवुड के नाम से मशहूर लॉस एंजल्स शहर में भी भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि इस शहर में कई मिलेनियर और बिलियनियर लोग रहते हैं। कई हॉलीवुड एक्टर इस शहर में रहते हैं। तो इस आग से भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार सुबह से 4 बजे अनंतनाग, पुंछ, भद्रवाह और डोडा में बर्फबारी हो रही है। कुफरी, नारकंडा, लाहौल घाटी, सोलंग नाला, शिमला, भरमूर और मनाली में ही बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण गुरेज, बांदीपुरा, सेमथान, किश्तवाड़ रोड बंद कर दिया गया। पहलगाम, श्रीनगर, काजीकुंड, केकेरनाग और गुलमर्ग में तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पिछले आने वाले 24 घंटे में कश्मीर के ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा समेत 6 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, हिमालय, दिल्ली और उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ठंड के चलते उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो गई। ठंड के चलते 8वीं कक्षा तक के स्कूल 18 जनवरी तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। बारिश के चलते सुबह का तापमान 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते 29 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। तो 6 राज्यों में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अनंतनाग, पुंछ, भदवाह और डोडा में बर्फबारी की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। तो लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना भी जताई है। तो लगातार रात के तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर देखा जा रहा है। तो दिन के समय यानी कि सुबह के समय कोहरा देखने को मिल रहा है और रात के समय तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो कई जगहों पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बना है। साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान माइनस डिग्री में पहुंच गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।